ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बंगाल के आराम बाग से, जहां पर हिंसा हुई है। उपद्रवियों ने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के आराम बाग से। ये बड़ी खबर, बंगाल में चुनावी नतीजों के बीच हिंसा। पूरे चुनावी प्रचार के दौरान हमने देखा किस तरीके से हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, पत्थर चले, बम बरसाए गए, लाठियां चली, गोलियां चली। और आप देखिए चुनावी नतीजों के दिन भी हिंसा हुई है। आराम बाग से ये खबर आ रही है, बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से इस दफ्तर में आग लगा दी गई। उपद्रवी वहां पर पहुंचे हुए थे कुछ। पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव में जब से चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हुई, चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई, जमकर चुनावी हिंसा हुई है। यहां तक कि वोटिंग के दिन जो मीडिया की गाड़ियां थी उन पर भी अटैक किया गया। पश्चिम बंगाल की सियासत में हिंसा रचबस सी गई है, ऐसा लगता है। यह बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है हुगली के आराम बाग से। बीजेपी दफ्तर में वहां पर आग लगा दी गई है। मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव जायसवाल, अब तो सीधे तौर पर आगे और भी जिम्मेदारी हो जाएगी कि पश्चिम बंगाल में जो इस तरीके की हिंसा है वो खत्म कैसे हो। आरोप सारी पार्टियों पर लगे हैं, बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई है। सर, ये निंदनीय है, ये एकदम ही निंदनीय है। हमारी पार्टी इसका संज्ञान लेगी और दीदी के मुझे जो उम्मीद है कि पुलिस को भी पूरी तरीके से छूट दी जाएगी कि इस तरीके की जो हिंसा है वो ना हो। लेकिन सर, जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में इतनी घृणात्मक तर्कें हुई हैं, जिस तरीके से घृणा फैलाई गई है, और हम बस भगवान से उम्मीद करते हैं कि लोग कोविड के लिए थोड़े शांत रहें और लोगों को जोड़ने का काम करें, क्योंकि हमारी पार्टी जोड़ना और जुड़ना जानती है और हम उसी के लिए परस्पर काम कर रहे हैं। हमारी नेत्री का जो संज्ञान है वो जरूर लेंगी। और ये जो हुआ है ये बहुत ही घृणात्मक है और आपने बातें कही, लेकिन पिछले दिनों में कुछ हिंसा, नफरत फैलाई गई है, घृणा फैलाई गई है, इसका मतलब क्या? सर देखिए, जिस तरीके से कैंपेन हुई है, जिस तरीके से टॉन्टिंग होती थी, जिस तरीके से सर बंगाल में जिस तरीके से ये जो हुआ है, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं आप इसे? नहीं है, नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं सर, बिल्कुल निंदनीय है सर। मैंने ओपनली बोला। नहीं, आपने कहा ना सर कि लेकिन पिछले कुछ समय में जो घृणा फैलाई गई है, इसके आगे आपका डॉट डॉट था। नहीं, डॉट डॉट नहीं है सर, हम कहाँ डॉट डॉट दे रहे हैं सर, शब्द नहीं निकल रहे हैं सर। एक्चुअली जो स्तर है हमारी जो वाद विवाद का जो स्तर होता है, उतने नीचे हम जा नहीं सकते, क्योंकि सर हम बीजेपी से नहीं है ना सर। हमारा तो एक शब्दावली है, उस स्तर के नीचे हम जा नहीं सकते। हम इतना घृणात्मक बातें नहीं कर सकते, हम कब्रिस्तान शमशान की बातें नहीं कर सकते सर। वो वही कर सकते हैं जिनके मन में वैसा हो सर। ये लेकिन क्या था, ये जो हुआ है सर, ये बहुत गलत है और एकदम निंदनीय है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी पार्टी इसका संज्ञान ले। ठीक है, जरूर संज्ञान लेगी। ठीक है, संज्ञान तो बहुत पहले भी लिया जाना चाहिए था एनके सिंह सर। लेकिन क्या था मानव जायसवाल की बात में? हम असहाय हैं सर। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है सर, इलेक्शन कमीशन तो किसी में ही जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि अगले 5 साल इनके पास सबसे बड़ी जो समस्या होगी वो यही होगी कि जो सोशल डिस्ट्रस्ट है दो समूहों के बीच में, और ये जो इलेक्शन की वजह से हो रहा है, इस वायलेंस को किस तरह ये कंटेन करते हैं। 2 फॉर्मेट है। एक में आप चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे दीजिए कि अब तो पुलिस हमारी, सरकार हमारा, जो बहुत पहले होता रहा है। लेकिन एक दूसरा फॉर्मेट है, और शायद ममता बनर्जी को इसमें मैसेज भी आज के रिजल्ट ने दिया है कि आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करें बीजेपी को अगर हो, क्योंकि अगर आप ये घृणा वाली पॉलिटिक्स में जाएंगी, मारपीट वाली, हिंसा वाली पॉलिटिक्स में जाएंगी, तो आज तो ठीक है आप जीत गई हैं, लेकिन इसके बाद जीतना मुश्किल होगा। लिहाजा अब आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में आए, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स में आए, और रियल पॉलिटिक्स यही है। तो मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को आज ये सोचना पड़ेगा कि इमीडिएटली ये इंस्ट्रक्शन दे कि कहीं भी वायलेंस होगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जो लुम्पेनाइज्ड कैडर है, एक लंपट कैडर होता है और एक जेन्युइन कैडर होता है जो किसी भावना से जुड़ता है। ये लुम्पेंस जो है इनको इमीडिएटली रोके, क्योंकि इससे इमेज खराब होती है। और 5 साल है आपके पास, कोई कुछ नहीं बोलेगा, 3/4 बहुमत है। लेकिन ये आप मान के चलिए कि बीजेपी इसके बाद अगले चुनाव में आपको दिक्कत होगी। लिहाजा अभी से ही सतर्क रहिए। ये हिंसा, मुझे डर था कि ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, बिल्कुल आपने ठीक बात कही है एनके सिंह सर। जिस तरीके से पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान हिंसा हुई है, जिस तरीके से एक दूसरे पर बम बरसाए गए हैं, गोलियां चली हैं, कई जगहों पर पत्थर बरसाए गए हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं,
सुबीर भौमिक जी, पश्चिम बंगाल में चुनाव की बातचीत होती है तो हिंसा की बातचीत आ जाती है, ये रवायत इस बार टूटेगी क्या? देखिए पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान क्या हुआ, आज चुनावी नतीजा आ गया, उस दिन बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई। मैंने सवाल पूछा मानव जी से तो उन्होंने इसको निंदनीय किया, लेकिन उसमें लेकिन भी जोड़ दिया। नहीं, लेकिन जोड़ने का कोई स्कोप नहीं है। उसमें नहीं है सर, जो निंदनीय है कि इस चीज पे पूरी तरह से रोक पाना जरूरी है। कोई पोस्ट पोल वायलेंस नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि तृणमूल को अपने कैडर को कंट्रोल करना चाहिए, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हार के गम में कहीं कोई कम्युनल डिस्टरबेंस जिसमें एक विशेष पार्टी बहुत स्पेशलाइज करती है, इस तरह का बंगाल में कहीं, क्योंकि यहाँ पुलिस के पास रिपोर्ट था, हम रिपोर्ट दिखा भी सकते हैं आपको, इंटेलिजेंस रिपोर्ट रहा है और वो सेंट्रल का, कि यहाँ नॉर्थ 24 परगनास, उत्तरी बंगाल, मथुआ के साथ मुसलमानों को भिड़ाओ, उधर राजवंशी के साथ। तो ये भी एक चीज है जो टेक्नोलॉजी हम यूपी वगैरह में देखें ना, मुजफ्फरनगर राइट वगैरह, इस पर भी सख्ती से ममता को काबू पाना पड़ेगा कि कहीं ये पोलराइजेशन पॉलिटिकली फेल हो गया। इसको सोशल लेवल पे कामयाब करने के लिए अब यहाँ वहां आग लगाते फिरोगे, ये बंगाल के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और ममता को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये जरूर है कि उसको अपने कैडर को कंट्रोल करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि कोई गड़बड़ कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि अब कोविड का माहौल है, ये सब आग वाग लगाना, बकवास, ये सब हम पसंद नहीं करते हैं। पर ये जरूर है कि यहाँ हारने के बाद अगर ये कम्युनल डिस्टरबेंस का खेल कुछ शुरू होता है तो वहां भी बहुत ताकत के साथ पेश आना पड़ेगा। ये, और एक चीज पांडे जी आपको बताता हूं, ये वुमेन पावर का जिक्र कोई आलोचना में नहीं आया है। बंगाली औरत जो है ना, वो अपने आप में एक अलग औरत है। यहाँ बहुत लंबे अरसे से 2 सेंचुरी का एक वुमेन एम्पावरमेंट का ट्रेडिशन रहा है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं कि वहां शेख हसीना पावर में है या ममता बनर्जी, दोनों बंगाल में ये चीज आगे बढ़ा है। तो यहाँ ये जो मेल पेट्रियार्की, सब आगे बड़े बड़े लीडर और हल्ला किया। यहाँ एक छोटा सा जो कैच लाइन था ना, बांग्ला निजेर मेय के चाय, बांग्ला अपना बेटी को चाहती है, ये बहुत बड़ा ये खेल जो है भाजपा के बड़े दिग्गज, जिसको आप लोग चाणक्य वाणक्य मानते हो, जो 200 सीट जीतने का ऐलान कर रहे थे और थपथपा रहे थे, उनको ये पता नहीं चला। ये सब सोशल फैक्टर्स जो है ना, डिस्टिंक्टली बंगाली फैक्टर्स हैं, ये सब पहले समझने का कोशिश करें, ठीक है, अध्ययन करने का कोशिश करें, फिर जो आकर यहाँ आके चुनाव जीतने का ये प्लान करें, वो ठीक है। यू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज बंगाल, देन यू ट्राई एंड कम। ठीक है धीरेन्द्र पंडित, समझ गए? आप लंबे समय से पश्चिम बंगाल में हैं। एक तो इस बात का डर था जो आरामबाग में हो गया कि चुनाव कैंपेन के दौरान हिंसा है, इसका क्या साइड इफेक्ट चुनाव नतीजों के दिन या फिर उसके बाद देखने को मिलेगा। वहां पर दफ्तर, बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई। एक तो इस बात का डर था, वो आज तस्वीर सामने आ गई। उम्मीद करते हैं आगे पश्चिम बंगाल में ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। दूसरी बात, जिस बात का जिक्र सुबीर भौमिक जी कर रहे हैं, क्या बंगाली कल्चर को नहीं समझ पाना, वहां के मनोविज्ञान को नहीं समझ पाना, ये क्या बीजेपी की बड़ी हार का कारण बना? देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सुबीर सर का बहुत अनुभव है, तो उन्होंने बंगाल में रहते भी हैं और बंगाल समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बहुत एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन हम लोग जो बाहर से आए हुए हैं, उन लोगों की नज़र में मुझे लगता है कि ऐसा होना तो फिर ये बिल्कुल अलग हो जाना है कि एक ऐसा कि बाकी वो मुजफ्फरनगर जाकर समझ सकते हैं, लेकिन बाहर आकर बंगाल कोई नहीं समझ सकता। मुझे लगता है ऐसा नहीं हुआ होगा। जो इमोटिव इशूज़ हैं उनको जिस तरह प्ले किया गया, जिस तरह रीजनलिज्म का जो थॉट था उस पर इमोशन रखे गए, उसके सहारे ममता बनर्जी जीती हैं। रही बात हिंसा की, तो हिंसा के आरोप किस पर लगते रहे हैं ये थोड़ी देर बाद साफ हो ही जाएगा। क्योंकि अगर बीजेपी का दफ्तर जलाया है तो उसमें अगर वो बीजेपी वालों ने ही जला दिया तो फिर ये भी कहानी, चूंकि ममता बनर्जी की पुलिस को ही उसको लेना होगा, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है। और अब चुनाव आयोग की इसके बाद जैसे ही वो शपथ ले लेंगी तो उसके बाद चुनाव आयोग का ये जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद फिर सरकार के पास वो तमाम अधिकारी आ जाएंगे। लिहाजा ये भी अगर कोई षड्यंत्र होगा तो बहुत सामने आ जाएगा। क्योंकि लगातार इस पूरी हिंसा में कितने लोग टीएमसी के ऊपर आरोप लगे, मुझे लगता है कि वो सब रिकॉर्ड में होंगे, उन्हीं की पुलिस के रिकॉर्ड में होंगे। तो ये हिंसा यहाँ का कोई ये बाहर से लाकर लगाया गया आरोप नहीं, यहाँ चुनावी हिंसा का बाकायदा रिकॉर्ड है। वो सब 2018 में क्या हुआ ये सब पूरे देश ने देखा, वो सिर्फ स्पेशली बंगाल ने नहीं देखा या बंगाल में नहीं रहा।
वो तमाम जगह पर ऐसा होता है और यहाँ की हिंसा के रिकॉर्ड हैं, लगातार है, और इस बात का अंदेशा लगातार जताया जा रहा था। सिर्फ अभी आपने एक खबर दिखाई है जिसमें आराम बाग के उसमें लगा, उसी नीचे अभी एक ट्रैक्टर बीरभूम में जलाया गया, अनाज जलाने की भी खबर है और इसकी तरह की खबरें आएंगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि तमाम लोग जो भी लीडरशिप या वो ये कह रही है कि लेकिन ऐसा हुआ, तो ये उनकी जिम्मेदारी है और ये डर बहुत बड़ा काउंट करता है। हो सकता है कि इमोशंस के इशू इस बार आपके सामने रहे हों, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि बाकी तमाम चीज़ों पर गौर नहीं किया जाएगा। ये हिंसा अगर बढ़ती है तो ये वाकई एक बड़ा कारण होगा। अब आगे इस पर बहुत सारे लोगों के, अगर हम लोग उस समय की बात करें तो शायद मुझे लगता है चूंकि वो पार्टी जनता उसको जिता चुकी है और बहुत ताकत के साथ जिता चुकी है, तो ज़्यादातर उन्हीं का हक मानना चाहिए कि वो है। लेकिन उन्हीं के पास ये जिम्मेदारी भी है कि जिन 52% लोगों ने उसको वोट नहीं दिया, अभी तक सिर्फ 48% वोट उनके पास है, 52% वोट उसके अगेंस्ट भी है। जिस तरह की बातचीत अगर इस्तेमाल की जाती है तो वो लोग 52% लोगों की सुरक्षा के जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने 48% वोट हासिल किया है और राज्य की सत्ता हासिल की। उसमें कोई लेकिन का शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। ठीक है एनके सिंह सर, पश्चिम बंगाल की सियासत में जो एक बार आता है वो छा जाता है, लंबी पारी वो खेलता है। ज्योति बसु जैसा कल्ट फेस क्या ममता बनर्जी आने वाले समय में बनेंगी और क्या विपक्ष, हालांकि इसकी संभावनाएं नहीं है क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत होती है तो तमाम विचार खुलकर सामने आ जाते हैं, लेकिन क्या अब एक ऐसी जद्दोजहद शुरू की जाएगी कि ममता बनर्जी विरोध का चेहरा बने, विपक्ष का चेहरा बने? देखिए, विपक्ष का चेहरा ममता बनर्जी नेशनल लेवल पे बनेंगी इसमें मुझे शक है, क्योंकि वो अपना ये जो वेस्ट बंगाल है इसको छोड़ के, और कल्चरली डिस्टिंक्ट है वेस्ट बंगाल। ये बात बिल्कुल सही है कि कल्चरली, इकोनॉमिक, सोशली बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। जब हम ये मान लेते हैं, पहला प्रेमाइस हम जब मान लेते हैं कि बंगाल अलग है, कल्चरली डिस्टिंक्ट है, ये बीजेपी नहीं समझ पाई, तो अगर कल्चरली डिस्टिंक्ट है तो फिर बीजेपी दंगा कैसे करा लेगी? अगर वहां पे पुलिस आपकी है, सिस्टम आपका है, आपने 3/4 मत पाया है, तो फिर कल्चरली डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते हैं, तो दो पैराडॉक्सेस एक साथ नहीं चल सकते। अगर लॉजिकल प्रेमाइस ये है कि कल्चरली डिस्टिंक्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि, और बीजेपी के लिए वैसे भी दंगा कराने के लिए अभी चुनाव अभी खत्म हुए हैं, 5 साल बाकी है, वो सब करना होगा तो आगे किया जाएगा, इसलिए बीजेपी साइड से कोई खतरा नहीं है। लुम्पेनाइज्ड पॉलिटिक्स वेस्ट बंगाल में बहुत रही है, वो कैडर लुम्पेनाइज्ड हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ा वर्ग है लुम्पेन्स का, क्योंकि जॉब्स नहीं है वेस्ट बंगाल में, जॉब स्कैर्सिटी बहुत है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। नतीजा ये हो रहा कि लड़का लिटरेसी रेट तो आप देखेंगे ज्यादा है, लेकिन स्कूल ड्रॉप आउट मिडिल लेवल पे बहुत हैवी है, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिलती है तो वो छोड़ के कुछ और करने लगता है, जॉब नहीं मिल रही है, ये बात सही है। लिहाजा ममता बनर्जी को इस समय इन्वेस्टमेंट इनवाइट करना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा, एक लंबा वक्त है, और कम से कम ये लुम्पेनाइज्ड कैडर जो है इसको इमीडिएटली ब्लॉक करना होगा। 5 साल है, आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करें। अगर ये नहीं करती है तो हो सकता है 5 साल आप चला ले जाए, लेकिन उसके बाद खतरा आपके सर पे रहेगा। इसलिए कोई भी एक सार्थक प्रयास यही हो सकता है कि आप हैवी, और वेस्ट बंगाल जाना जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबसे ज्यादा एमएसएमईज यही रहे हैं एक जमाने में, तो लिहाजा आप फिर से इन्वेस्टमेंट मंगवाएं, अच्छा माहौल बनाएं ताकि बाहर के लोग आके वहां पे करें, इन्वेस्टमेंट करें और जॉब्स क्रिएट हो। जॉब क्रिएट होगा तो लंपट नहीं होंगे, लुम्पेनाइजेशन नहीं होगा, नहीं होगा तो उसके बाद आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर सकती है। मेरे ख्याल से यही इस समय वैलिड पॉलिटिक्स होगा। ठीक है सुबीर भौमिक जी, बड़ी जीत है, बड़ी जीत बड़ा दायित्व भी लेकर आती है, लेकिन चुनौतियां इस बार ज्यादा हैं। सामने कोरोना विकराल है और उसके बाद जिन चुनौतियों का जिक्र एनके सिंह सर कर रहे हैं, इस विषय में कोई डाउट मेरे दिल में नहीं है कि ममता जी इस बार जीत के रहे हैं। बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम मतलब ये कि लोग एक्सपेक्ट करेंगे वो बहुत कुछ करेंगे, और इस मामले में कोई दो राह नहीं है हमारा एनके सिंह साहब के साथ कि बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनके ऊपर आया कि दीदी आपको तीसरे बार हैट्रिक देके हमने बिठाया है, तो अभी सिर्फ बंगाली अस्मिता और ये सेंटीमेंट से नहीं चलेगा। बंगाल में इंडस्ट्री चाहिए, बंगाल में जॉब्स चाहिए, और एक चीज ये यहाँ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, समझ गया, वो ये है कि वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है, एनके सिंह सर देखे होंगे नहीं देखे होंगे मुझे नहीं पता,
ये हाल ही का रिपोर्ट है कनेक्टिंग टू थ्राइव, उसमें ये साफ कहा है कि बांग्लादेश और भारत के पूर्वी उत्तर पूर्वी हिस्सा, अगर इन दोनों में कनेक्टिविटी बढ़ता है, आना जाना बढ़ता है, व्यापार वाणिज्य बढ़ता है, तो इंडिया का नेशनल इनकम 8% और बांग्लादेश का 10% बढ़ेगा। ये सब चीज पे गौर फरमा के भारत सरकार, बंगाल सरकार बांग्लादेश के साथ रिश्ता को ठीक करेंगे, कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे, ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे, आना जाना बढ़ेगा। ये जो भाजपा का रेटोरिक यहाँ था ना एंटी बांग्लादेश, कि बांग्लादेशी दिमाग है, वहां खाना नहीं मिलता इधर आ जाते हैं, बांग्लादेश में पूरा फूड सिक्योरिटी है। हमारा फ्यूचर बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है, गुजरात महाराष्ट्र के साथ नहीं। अगर बांग्लादेश का इकोनॉमी चढ़ता है उसका इफेक्ट हम पे आएगा। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, गौर फरमा के पढ़ लीजिएगा कि कनेक्टिंग टू थ्राइव, कि इंडिया का 8 और बांग्लादेश का 10। इंडिया का मतलब सिर्फ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट नहीं। अब मोदी जी ने खुद कहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, जब उन्होंने उन्मोचन किया कि ईस्टर्न रीजन पे बल देना पड़ेगा। ईस्ट जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। तो अगर यहाँ ग्रोथ के लिए आपको आगे बढ़ना है तो बांग्लादेश के साथ अच्छा ताल्लुकात, ये इंपॉर्टेंट सिर्फ नहीं, ये एसेंशियल है। और यहाँ पर ये जो बकवास रेटोरिक बीजेपी वालों ने चलाया है ना कि बांग्लादेश दिमाग है, बांग्लादेश से भूखे आ जाते हैं लोग, किसी जमाने में ये सही हुआ करता था। मैं अगरतला का लड़का हूं, मेरा होम टाउन बॉर्डर पे है, मैं ये हकीकत जानता हूं। किसी जमाने में हमारे वहाँ कटहल जो है वो भी चला जाता था, चावल सब, अभी सब रिवर्स आता है। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात है, मैं यहाँ साफ, पांडे जी आखिरी चीज आपको बोल लेता हूँ, देश का बंटवारा हो गया, सही बात है, हम हिंदुस्तानी है, बट ये नहीं कि देश का बंटवारा हो गया तो दिल्ली के मिश्रा जी और वर्मा जी हमारे दोस्त बन गए बहुत, और वहां जो हसन था मेरा दोस्त, वो मेरा दुश्मन बन गया। ये बकवास हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये याद रखिए। नहीं दुश्मन नहीं बना, लेकिन ये बात तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि उस दोस्ती की आड़ में कुछ गलत काम ना हो। ठीक है, चलिए मैं आता हूं मानव जायसवाल जी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की है। ममता बनर्जी ने भी कहा कि सब लोग मास्क पहने, विजय जुलूस ना निकालें। सवाल यह है कि लोग मानेंगे? अब तो सख्ती की जरूरत है, जो स्थिति कोलकाता में या फिर दूसरे शहरों में है। सर, हमने ऑलरेडी एक क्या बोलते पार्ट टाइम लॉकडाउन हमने ऑलरेडी कल से लागू कर दिया है, और कल भी फिर से वही सिचुएशन में हम लोग रहेंगे। और जितने जरूरत है, जिस तरीके से बेड्स की जरूरत है, वो हम बेड निरंतर बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से बहुत सारे होटल्स हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ने लिया है, और होटल्स को भी हम टेम्पररी मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। साथ ही साथ सर, हमारा जो पोर्टल है, जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिस पे चल रहा है, जहाँ पे आप लाइव बेड्स देख सकते हैं। कल क्रैश हो गया था, लेकिन हम लोग उसको रियल टाइम में भी ला रहे हैं, डेली अपडेट उसमें हो रहा है। तो सर, निरंतर हम परस्पर बहुत सारे काम कर रहे हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। दुकानदार जो सिर्फ मिनिमम जो सप्लाई चेन जिनका है, जो इंपॉर्टेंस है, जैसे मेडिकल्स हो चाहे कुछ ग्रोसरीज यूनिट्स हैं, उनको छोड़ के सारे शॉप्स और मॉल्स बंद हो रहे हैं। और इस तरीके से सर हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई व्यवसाय भी हो लेकिन लिमिटेड हो। और लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर आर्थिक महामारी जो आ रखी है हिंदुस्तान में, उसके लिए भी हमको एक बात करनी होगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया पिछले साल। क्या किया भगवान जाने। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है, उस पैसे का क्या किया राम जाने। तो सर, ये सब प्रश्न भी मीडिया को उठानी होगी। अब मीडिया को अपने नीड़ की हड्डी को सीधा करना होगा। नहीं अब सर, मानव जायसवाल जी सुनिए ना, मानव जायसवाल जी, ठीक है आप जीत गए, आपको बधाई है, जीत का जोश भी समझ में आता है, लेकिन अब हमें कम से कम रीढ़ की हड्डी की परिभाषा सीधा रखना मत सिखाइए ना सर आप। नहीं सर, आपने रीढ़ की हड्डी सीधी रखी है सर। 2017 गोरखपुर नहीं हमारी सीधी थी, सीधी है और सीधी रहेगी। ये आप तय मत करिए प्लीज, ठीक है। हमें किससे कैसे सवाल करना है ये हम तय करेंगे। ठीक है, आप आज जीते हैं, आज आपका दिन है, आज आपको बधाई है। उम्मीदें ये हैं कि आप बेहतर काम करेंगे पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, जिसके लिए आपको वोट मिला है। सामने कोरोना, बिना काम किए तो आएंगे नहीं सर, बिना काम के तो हम आए नहीं होंगे। नहीं तो सर अब ठीक है ना, अब आप हमें सिखाने लगे हम कैसे सवाल करें। आप हमें आज सिखाने लगे जीत के जोश में कि हम कैसे रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। तो इससे बचिए सर, इससे बचिए मानव जायसवाल जी, इससे बचिए। बड़ी जीत बड़ी विनम्रता लेकर आती है और उस विनम्रता को अपनाना सीखिए।
नहीं सर, विनम्रता अलग बात है। आज कोविड में नहीं, विनम्रता अलग बात नहीं है। चल रहा है, बड़ी जीत विनम्रता लेकर आती है, वो विनम्रता आज आपके अंदर नहीं दिखाई दे रही है। जोश है वो ठीक है। सर, आपने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के बारे में प्रश्न पूछा है क्या? ये आप 24 घंटे देखते हैं, ये आप आइए, अरे नहीं, सुनिए आप, सुनिए सुनिए मानव जायसवाल, 1 मिनट शांत हो जाइए। जीत है, जीत का दिन है तो कुछ भी नहीं बोलेंगे आप, जीत के जोश में, समझिए इस बात को। नहीं, जीत हमारे लिए नहीं है। जीत हमारे लिए तब परस्पर होगा जब हम कोविड से जीतेंगे। आपको मैं बता दूं, हमारी नेत्री ने हम सभी को बोला है, ये जीत हमारी जीत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, आज आपका जीत का दिन है। मैं ज्यादा आपसे नहीं, सुनिए ना मानव जायसवाल, मैं आपसे चीख चिल्लाहट नहीं करना चाहता हूँ, चीख चिल्लाहट मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप हमें सिखाने से पहले अपने राज्य में जनता में, अपने राज्य में कोरोना की स्थिति पर काबू पाइए पहले। आपको हम सिखा नहीं पा रहे हैं, आप सूट बूट पहन के नहीं, आप हमारे सिखाने के लिए है भी नहीं, आप हमें सिखाने के लिए है भी नहीं मानव जायसवाल, आप हमें सिखाने के लिए है भी नहीं, आपको जवाब देने के लिए बुलाया गया है। जो सवाल आपसे किए जाए उसका जवाब दीजिए, यही आपकी जिम्मेदारी है। टीएमसी पार्टी ने आपको यही जिम्मेदारी दी है, इसके अलावा आप हमारे ट्यूटर मत बनिए कि हमें जर्नलिज्म कैसे करनी है, ठीक है ना? कब तक आप अपोजिशन से हमारे ट्यूटर मत बनिए आप, कभी कर लीजिए, हमारे ट्यूटर मत बनिए मानव जायसवाल कि हमें जर्नलिज्म कैसे करना है, सवाल कैसे करना है। नहीं कर रहे हैं सर आप लोग। नहीं, हमारे ट्विटर मत बनिए आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स करिए। पार्टी ने आपको यहाँ पर हमारे सवालों का जवाब देने के लिए भेजा है और वही काम ईमानदारी से करिए, हम प्रश्न पूछेंगे, वही काम ईमानदारी से करिए। सवाल पूछना आपका काम नहीं है। एनके सिंह सर, अरे ठीक है मानव जायसवाल, शांत रहिए। हमको आंसर चाहिए। नहीं, आप सवाल करने नहीं आए हैं, आपको जवाब देने के लिए बुलाया गया है और आप जवाब दीजिए। पीएम केयर फंड पर आप सवाल करिए, जाइए पीएम से सवाल करिए। आइए, आई बात समझ में। हमें जहां जैसे सवाल करना होता है, जब पीएम से सवाल करना होता है, बीजेपी से सवाल करना होता है, हम करते हैं। आपको दिखाने के लिए आपसे सेंसरशिप और सर्टिफिकेट हम नहीं लेंगे, ठीक है? एनके सिंह सर, जीत का जोश इतना कि ट्विटर बन जाए, जीत का जोश इतना कि पार्टी के प्रवक्ता की बजाय हमारे लिए जर्नलिज्म के ट्विटर बन जाए। नहीं, ये मुझे लगता है कि ये वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और शालीनता के वो बॉर्डर्स अभी भी क्रॉस करना इनके लिए लग रहा है कि 5 साल में ये कैसे करेंगे। मानव जी, कम से कम इतनी शालीनता रखिए कि हमारे इंटीग्रिटी को क्वेश्चन इस समय ना करिए। आप जीते हैं बिल्कुल। ममता, हमने तो ये भी नहीं पूछा, अगर मोदी से नहीं पूछा तो हमने तो ममता जी से भी नहीं पूछा कि 3 साल से आपने पब्लिक सेक्टर के अकाउंट का एक भी वो असेंबली में नहीं भेजा है। कोई दूसरी गवर्नमेंट रहती तो उस पर मुकदमा चल जाता। 3 साल से आपने पब्लिक सेक्टर के खर्चे का कोई भी टेबल नहीं किया है, लेकिन ये कहिए कि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं था इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो पूछा तो हमने बहुत सवाल, आपसे भी नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। शालीनता बरतिए, शालीनता मानव जी, शालीनता बरतिए। शालीन है सर, दुखी है, घृणा हो रहा है अपने आप से। जब आपको पब्लिक सेक्टर 3 साल से आपने फ्लोर पे नहीं रखा है अकाउंट। नहीं, उसका जवाब नहीं देंगे। चलिए, पॉलिटिकल ये बहस थी। मानव जायसवाल, शांत हो जाइए। जो एनके सिंह सर ने बात कही ना, जाके अपनी पार्टी और अपनी सरकार से पूछिएगा कि पब्लिक सेक्टर का जो खर्च है उसे क्यों नहीं टेबल किया गया। जाकर पूछिएगा अपनी सरकार और पार्टी से, फिर बात करिएगा। लेकिन एनके सिंह सर, एक सवाल, 1 मिनट मानव जायसवाल, शांत हो जाइए। जो लड़ाइयां चुनाव प्रचार के दौरान और जो कैंपेन के दौरान हुई हैं, उसे टीवी चैनल के डिबेट में मत लाइए, या उस अंदाज में डिबेट मत करिए, या फिर उस अंदाज में आप जवाब मत दीजिए। इनके सिंह सर, एक सवाल आपसे, जो टैली हमने ऊपर रखी हुई है, बीजेपी प्लस 81, टीएमसी 209, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस 0, क्या हो गया ये पश्चिम बंगाल में? नहीं, अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट और कांग्रेस की सारी सीटें बीजेपी में ट्रांसफर हो गई। बहुत सिंपल सी बात है। सीधा मतलब है कि ममता बनर्जी ने सोशल सेक्टर में काम किया है। आपको अगर हम आपको दिखाएं तो वो सारे आपके चौंकाने वाले। सोशल सेक्टर में ममता बनर्जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब क्रिएशन, इसमें ममता बनर्जी फेल रही है। सोशल सेक्टर में आप जितने भी इंडिकेटर्स देखेंगे, चाइल्ड वेट एट बर्थ, स्टैंडर्ड चाइल्ड, अगर ये सब देखेंगे तो, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि सोशल सेक्टर में ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये बात बताई गई, ऐसा नहीं कि बताया नहीं गया। लेकिन वहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, लॉ एंड ऑर्डर, माहौल,
इसको ममता बनर्जी नहीं कंट्रोल पाई। मेरे ख्याल से जो एग्रेशन अभी मानस दिखा रहे हैं, इसको कंटेन करना पड़ेगा। और अगर ये आज कंटेन नहीं कर पाएंगे इस खुशी के माहौल में, तो 5 साल थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत अच्छा आपने किया है, और आपने सोशल इंडिकेटर्स आपके अच्छे रहे हैं। नहीं सर, वो बात नहीं है सर। देखिए, शालीनता बढ़ती है, हम लोग शालीन लोग हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप भी शालीनता से ही बात करें। नहीं सर ऑनेस्टली बताएं सर, मैं क्षमा चाहता हूं और पूरे मंच से क्षमा चाहता हूं, लेकिन सर क्या है कि थोड़ा गुस्सा है सर, और कुछ नहीं है सर। देखिए, ऑनेस्टली बताएं सर, हमारा बंगाल बहुत त्रासदी में है। बहुत रिक्वेस्ट हमने करी इलेक्शन कमीशन को, लेकिन हमारी बातें सुनी नहीं गई सर। हमारे खुद के प्रियजन दुखी हैं सर। मैं खत्म कर लूं सर बात, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। आपने कोविड के बाद सर एक बात बताइए सर, अगर आपके अपने प्रियजन अगर दुखी है, उनको आप अगर सही तरीके से अस्पताल में पहुंचाने के बदले शमशान मानव जायसवाल, हमारे प्रियजन भी दुखी हैं। हर रोज सुबह सोकर उठता हूं, किसी जानने वाले की जान निकल जाती है। आप सिर्फ दुखी नहीं है, प्रश्न करें सर, आप सिर्फ दुखी नहीं है मानव जायसवाल, हम भी दुखी हैं। घृणा आ रही है सर अपने आप, हम भी दुखी हैं। हर रोज सुबह उठता हूं, किसी जानने वाले की जान निकल जाती है। मोबाइल पर 10 मैसेज पड़े होते हैं, किसी का फोन आता है तो डर लगता है कि कौन सी बुरी खबर सुनने को मिल जाएगी। सिर्फ आप डरे नहीं है इस त्रासदी के समय में, इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल करिए। बड़ी जीत बड़ी विनम्रता लेकर आती है। आपको जो जीत मिली है, आपको मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं अगले 5 साल आप काम करिए, अगली बार फिर चुनाव में उतरिए और जीतिए। आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन थोड़ी सी शालीनता, विनम्रता और कम से कम खुद पर काम करिए, बजाय मीडिया पर, चैनल पर सवाल खड़े करने के बजाय हमारे ट्विटर मत बनिए आप। करना जरूरी है सर। नहीं, आप हम पर सवाल करने के लिए नहीं है। वक्त इतना ही है मानव जी, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। बस रिक्वेस्ट आपसे है कि थोड़ी सी शालीनता सीखिए, विनम्र बनना सीखिए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।